वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट वो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों आज हम। तो जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है दोस्तों। जैसे हमने स्प्लिट फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ा था पिछली क्लास में, वैसे ही कैपेसिटर स्टार्ट और इंडक्शन रन मोटर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये जो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है इसका भी कंस्ट्रक्शन सेम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह ही होता है। अर्थात ये जो मोटर है ये भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ही है, लेकिन इसमें हमें जैसे स्प्लिट फेस सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के बारे में हमने पढ़ा था वैसा सेम कंस्ट्रक्शन आपको इसका मिलेगा। चलिए दोस्तों इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो कैपेसिटर से स्टार्ट होगी ये मोटर, कैपेसिटर हमें कनेक्ट करना पड़ेगा और इंडक्शन वाइंडिंग जो है इसमें लगी हुई उससे ये रन होगी दोस्तों। तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का कंस्ट्रक्शन सेम आपको स्प्लिट फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह ही मिलेगी। इसमें भी स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दो वाइंडिंग होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे। हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच को कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर जैसे ही इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे हम सर्किट डायग्राम, तो सर्किट डायग्राम में हमने सिंगल फेज एसी सप्लाई दिया। जब हम सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं दोस्तों तो यहाँ पर एक सीरीज में स्टार्टिंग वाइंडिंग कनेक्शन करेंगे। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग यहाँ पर आपको एक सीरीज में उसके सीरीज में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच मिलेगा। सेंट्रीफ्यूगल स्विच एक ऐसा स्विच होता है कि जब मोटर 70 to 80% रेटेड स्पीड पर होती है तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। तो स्टार्टिंग की कंडीशन में यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच को स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी में कनेक्ट किया जाता है। तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग की श्रेणी में कनेक्शन है। उसके बाद बीच में आपको एक कैपेसिटर मिलेगा दोस्तों। ये जो कैपेसिटर है ये 50 माइक्रोफेरेड से 100 माइक्रोफेरेड तक का होता है। अर्थात इस कैपेसिटर की जो रेटिंग मिलेगी वो 50 माइक्रोफेरेड मिलेगी और 50 माइक्रोफेरेड से 100 माइक्रोफेरेड तक की उसकी रेंज होगी दोस्तों। तो 100 माइक्रोफेरेड तक की रेंज तक का कैपेसिटर हम यहाँ पर यूज करेंगे। यही कैपेसिटर से जब करंट फ्लो होगी तो यहाँ पर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हो जाएगी। और जैसे ही यह मोटर अपनी 70 से 80% रेटेड स्पीड पर जब रोटेट करना स्टार्ट कर देगी दोस्तों तो यह मोटर इंडक्शन रन मोटर बन जाएगी। तो ये जो मोटर है ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ही है, लेकिन उसका प्रारूप ये है कि इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन ये चेंज हो गया इसमें कि एक कैपेसिटर यहाँ पर हमने लगा दिए जिसकी वजह से यह मोटर कैपेसिटर स्टार्ट हो गई। और यहाँ पर बीच में एक रोटर वाइंडिंग है। इस रोटर वाइंडिंग में इसके साइड में आपको मेन वाइंडिंग मिलेगी। मेन वाइंडिंग अर्थात रनिंग वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग अर्थात रनिंग वाइंडिंग। तो रनिंग वाइंडिंग में आप देखेंगे तो रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग इन दोनों का यहाँ पर मुख्य रोल है। यहाँ पर दोस्तों स्टार्टिंग टार्क इज प्रोपोर्शनल टू साइन 90 डिग्री होता है। अर्थात कि यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच का जो एंगल बनेगा दोस्तों ये एंगल बनेगा अल्फा एंगल बनेगा। और ये कितना होगा दोस्तों, ये एंगल होगा 90 डिग्री। ये जो एंगल होगा ये बनेगा 90 डिग्री। तो इस तरीके से इसे हम क्लियर कर सकते हैं। चलिए जैसे ही आप यहाँ पर सप्लाई देते हैं सिंगल फेज एसी सप्लाई जब हम देंगे कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर को तो यहाँ से सीधे सप्लाई जाएगा इस स्टार्टिंग करंट में। तो ये स्टार्टिंग जो वाइंडिंग है उस जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसमें करंट फ्लो होगी स्टार्टिंग करंट। और ये स्टार्टिंग करंट इस स्विच से होते हुए इस कैपेसिटर तक पहुंचेगी दोस्तों। और इस कैपेसिटर से यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट फ्लो होगी। अब ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग में जब करंट फ्लो होगी तो ये खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करेगी। तो यहाँ पर खुद का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो जब यहाँ पर खुद का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा दोस्तों तब ये जो मोटर है ये कैपेसिटर से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब यहाँ पर इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये रोटर रोटेट करने लगेगा। लेकिन जब तक ये 70 टू 80% रेटेड स्पीड में पहुंच जाएगी ये मोटर तो इसका रोटर जो है 70 टू 80% रेटेड स्पीड पर घूमना चालू हो जाएगी।
जैसे ही 70 to 80% रेटेड स्पीड पर ये रोटर घूमना चालू कर देगी, तो यहाँ से इसका जो कनेक्शन है, अर्थात कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो कनेक्शन है दोस्तों, ये यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा कट ऑफ हो जाएगा, अर्थात ये ओपन हो जाएगा। जब ये स्विच ओपन हो जाएगी दोस्तों, तो यहाँ से कनेक्शन, यहाँ से सप्लाई होना बंद हो जाएगी, मतलब कि इस स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करने के लिए ये जो रोटर है, अर्थात कि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, अब ये इसमें मेन वाइंडिंग से करंट फ्लो होना चालू हो जाएगी। तो IM करंट जो है ये है मेन वाइंडिंग की करंट, अर्थात की रनिंग वाइंडिंग। इसे हम रनिंग वाइंडिंग भी कहते हैं या मेन वाइंडिंग बनते हैं। तो रनिंग वाइंडिंग में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, और इसके तरीके से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, और यह रोटर रनिंग कंडीशन में सतत रूप से कंटिन्यू रोटेट करना चालू कर देगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रही है, स्टार्टिंग करंट, और मेन वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हुई है, IM करंट, ये करंट दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री में होंगे। इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो अल्फा एंगल 90 डिग्री बनेगा दोस्तों। और इस तरीके से हम यहाँ पर इसको कैलकुलेशन करेंगे। ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आपको हाई मिलेगा और इसका रिएक्टेंस लो मिलेगा स्टार्टिंग वाइंडिंग का। वैसे ही रनिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस लो मिलेगा और और इसका रिएक्टेंस जो होगा दोस्तों वो हाई मिलेगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और मेन रनिंग वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हाई है, तो रनिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या है, लो है दोस्तों। इस तरीके से यहाँ पर मेन वाइंडिंग में सप्लाई पहुंचता है। तो यहाँ पर जब इसे स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग जो टार्क है ये हाई होता है। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का स्टार्टिंग टार्क हाई होता है दोस्तों, जिसके कारण इसका पावर फैक्टर भी हाई होता है, और रनिंग में पावर फैक्टर लो हो जाता है। अब रनिंग में पावर फैक्टर लो हो जाता है, और यहाँ पर हाई वैल्यू का इलेक्ट्रोलाइट जो कैपेसिटर है ये यूज किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो कैपेसिटर यूज करेंगे, ये कैपेसिटर दोस्तों, कैपेसिटर ये कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होगा। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का यहाँ पर हम यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का यूज करेंगे दोस्तों, जिसकी रेटिंग होगी 50 माइक्रोफेरेड से 100 फेरेड तक। याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें अल्फा एंगल का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो रनिंग कंडीशन में याद रखिएगा दोस्तों, पावर फैक्टर यहाँ पर लो हो जाता है, और स्टार्टिंग कंडीशन में पावर फैक्टर हाई हो जाता है। तो यहाँ पर इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन यदि हम देखें, तो बेसिक कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों कनेक्टेड होते हैं। चलिए इसका फेजर डायग्राम देखते हैं। यदि इसका फेजर डायग्राम हम देखें, तो फेजर डायग्राम में आपको ये देखने मिलेगा कि जिस प्रकार स्टार्टिंग करंट और मेन रनिंग वाइंडिंग की जो करंट है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। अब ये 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, आइए इसे हम देखेंगे। यहाँ पर 90 डिग्री में ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग में फ्लो होने वाली करंट, अर्थात की स्टार्टिंग IST करंट। सेकेंड है यहाँ पर मेन, अर्थात रनिंग वाइंडिंग में फ्लो होने वाली करंट। इन दोनों के बीच में जब ये फेजर डायग्राम बनाएंगे हम, तो ये वोल्टेज रेफरेंस लाइन होगी। तो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल यहाँ पर हमें देखने मिलेगा। तो करंट, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल हमें कैसे मिलेगा दोस्तों, स्टार्टिंग वाइंडिंग में भी करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग का एंगल मिलेगा। सेकेंड, रनिंग वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रही है, तो रनिंग वाइंडिंग में भी करंट फ्लो होगा, तो उसका एंगल मिलेगा दोस्तों यहाँ पे। स्टूडेंट, यहाँ पर स्टार्टिंग करंट और वोल्टेज और मेन करंट और रनिंग वाइंडिंग की करंट, इन चारों के बीच में एंगल क्रिएट होता है। चलिए देखिए, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग की करंट का एंगल है, ये मेन सप्लाई वोल्टेज, और ये मेन सप्लाई करंट, और ये है रनिंग वाइंडिंग की करंट। अर्थात यहाँ पर यदि हम टोटल करंट निकालेंगे I इक्वल, तो ये हो जाएगा IST, मतलब स्टार्टिंग करंट
प्लस Im, ये टोटल करंट के बराबर होंगी दोस्तों। अर्थात स्टार्टिंग करंट और मेन वाइंडिंग की रनिंग करंट ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तब यहाँ पर हमको एंगल प्राप्त होगा। अब हमें पावर फैक्टर एंगल देखना है, तो हमें पावर फैक्टर एंगल के लिए V आई के बीच का एंगल होता है, मतलब कि V अपान आई के बीच का एंगल क्या होता है, cos फाई होता है। तो cos फाई इक्वल V अपान आर होता है दोस्तों, आर अपान जेड होता है। तो वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है वो होता है cos फाई, वो होता है cos फाई। और cos फाई इक्वल क्या होता है दोस्तों, आर अपान जेड होता है। तो यहाँ पर हमें दोनों को बीच में एंगल देखना पड़ेगा। तो ये मेन सप्लाई वोल्टेज और मेन सप्लाई करंट, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा ये फाई एंगल बनेगा, यही पावर फैक्टर एंगल है। और यही पावर फैक्टर एंगल के हिसाब से यहाँ पर हमें cos फाई का मान प्राप्त होगा, मतलब कि पावर फैक्टर का मान प्राप्त होगा दोस्तों। तो जितना इन दोनों के बीच का एंगल हुआ उतने तरीके से यहाँ पर मान प्राप्त होगा। अब देखेंगे हम, तो स्टार्टिंग करंट और मेन रनिंग वाइंडिंग की करंट के बीच का जो एंगल है वो अल्फा का मान 90 डिग्री होगा दोस्तों। और यही अल्फा का मान 90 डिग्री रखा जाता है, अर्थात कि स्टार्टिंग टार्क इज प्रोपोर्शनल टू साइन 90 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग टार्क इज प्रोपोर्शनल टू जब साइन 90 हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा ये भी देख लेते हैं हम। स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में हाई वैल्यू का एक कैपेसिटर यूज करते हैं इसमें हम। चलिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। इसके वर्किंग प्रिंसिपल में हम देखते हैं कि स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो करंट है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में एक हाई वैल्यू का एक कैपेसिटर यूज करते हैं। और ये कैपेसिटर कौन सा है दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। ये हाई वैल्यू का कैपेसिटर है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर कहते हैं। इसकी रेटिंग होती है 50 माइक्रोफेरेड से 100 माइक्रोफेरेड तक। अब यहाँ पर सीरीज में हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग की सीरीज में एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हमने कनेक्ट कर दिया दोस्तों। इस मोटर में स्टार्टिंग एंड मेन वाइंडिंग के मध्य आवश्यक फेज डिफरेंस उत्पन्न करने के लिए, अर्थात ये स्टार्टिंग वाइंडिंग और ये मेन रनिंग वाइंडिंग के बीच में आवश्यक फेज डिफरेंस उत्पन्न करने के लिए वाइंडिंग के सीरीज में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाते हैं हम। तो ये जो स्विच दिख रहा है आपको, ये एक प्रकार का सेंट्रीफ्यूगल स्विच है दोस्तों। और ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन रनिंग वाइंडिंग के बीच का सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। सप्लाई देने पर स्टार्टिंग वाइंडिंग जो करंट है और वोल्टेज से लीड करती है, अर्थात करंट वोल्टेज से यहाँ पर क्या करेगी, लीड करेगी। तो सप्लाई वोल्ट जब देते हैं हम, तब ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग जो करंट है आई एस टी और रनिंग वाइंडिंग जो करंट है Im, ये दोनों एक दूसरे से करंट और इसमें जो सप्लाई दे रहे हैं वोल्टेज, ये सप्लाई वोल्टेज, ये दोनों एक दूसरे से करंट और वोल्टेज से क्या करते हैं, लीड करती है। और मेन वाइंडिंग की जो करंट है वो वोल्टेज से लैग करती है। अर्थात कि स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो करंट है ये लीड करती है दोस्तों, ये क्या करेगी, लीड करती है। और मेन रनिंग वाइंडिंग की जो करंट है Im, ये करती है लैग, मतलब ये पश्चगामी होगी Im की करंट, मेन वाइंडिंग करंट और स्टार्टिंग वाइंडिंग करंट लीड करेगी, मतलब ये अग्रगामी होगी और ये हो जाएगी मेन वाइंडिंग की पश्चगामी दोस्तों। दोनों करंट के मध्य लगभग 90 डिग्री का फेज डिफरेंस बनता है, वही फेजर डायग्राम में हमने आपको बताया था। तो ये दोनों करंट के बीच का जो एंगल बनता है वो लगभग 90 डिग्री बनता है दोस्तों, जिसकी साइन वैल्यू के वो क्या होती है, समानुपाती होती है। और मोटर में क्या हो जाता है, उसके कारण टॉर्क उत्पन्न होता है। इसी वाइंडिंग में क्या हो जाएगा, टॉर्क उत्पन्न हो जाएगा इसी के कारण, क्योंकि ये लीड करती है और ये लैग करती है। तो ये लीड स्टार्टिंग वाइंडिंग करती है और लैग मेन रनिंग वाइंडिंग करती है दोस्तों, इसी वजह से। तो जब मोटर की स्पीड 70 से 80% हो जाती है, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच अपने आप क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। जब इसकी स्पीड रेटेड स्पीड से 70 से 80% की स्पीड से, रेटेड स्पीड से अधिक हो जाए या हो रेट 70 टू 80% हो जाए, तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है दोस्तों। और जब ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, तो कैपेसिटर और स्टार्टिंग वाइंडिंग सर्किट से क्या हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी। जब ये स्विच ओपन हो जाएगी, तो ये कैपेसिटर में जो करंट फ्लो हो रही थी और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रही थी, ये करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा और आपकी मोटर
स्टार्टिंग वाइंडिंग से कट ऑफ हो जाएगा और आपकी मोटर चलेगी मेन रनिंग वाइंडिंग से। आपकी मोटर चलेगी मेन रनिंग वाइंडिंग से दोस्तों। इस तरीके से इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इसके कुछ फीचर्स हैं, इस फीचर्स को देखेंगे। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के कुछ फीचर्स हैं दोस्तों। तो फीचर्स में यहाँ पर हम देखने मिलेगा हमें कि ये हाई स्टार्टिंग टार्क उत्पन्न करती है। हाई स्टार्टिंग टार्क इसके फीचर है दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट, हाई स्टार्टिंग टार्क उत्पन्न करती है ये। सेकेंड पॉइंट है लो स्टार्टिंग टार्क। हाई स्टार्टिंग टार्क उत्पन्न होगी इसमें और लो स्टार्टिंग करंट होगी। ध्यान रखिएगा, इस मोटर का स्टार्टिंग टार्क हाई होगा और इस मोटर की स्टार्टिंग करंट लो होगी। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है दोस्तों, याद रखिएगा। हाई स्टार्टिंग टार्क होगा इस मोटर का, लेकिन स्टार्टिंग करंट लो होगा इसका। इसका यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। इस मोटर का यूज करते हैं हम रेफ्रिजरेटर में, एयर कंप्रेसर में, एयर कंडीशनर में, सेंट्रीफ्यूगल पंप में और जेट पंप में। दोस्तों कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट यदि देखा जाए तो रेफ्रिजरेटर में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। एयर कंप्रेसर में भी यूज किया जाता है, एयर कंडीशनर में भी यूज किया जाता है दोस्तों, और सेंट्रीफ्यूगल पंप में किया जाता है, या जेट पंप जो होती है वो जेट पंप में भी किया जाता है दोस्तों। इसके एक बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि हम देखें तो यदि 70 से 80% तक सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन नहीं हुआ, यदि मोटर की 70 से 80% पर यदि ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन नहीं हुआ तो मोटर क्या हो जाएगी, मोटर की वाइंडिंग यहाँ पर यदि 70 से 80% तक सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन नहीं हुआ तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जल जाएगा। तो सबसे पहले कैपेसिटर डैमेज होगा, उसके बाद वाइंडिंग डैमेज होगी, वाइंडिंग जलेगी, उसको जलने से पहले कैपेसिटर जल जाएगा। ये इसलिए इसमें 70 से 80% की जब रेटेड स्पीड होती है तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑटोमेटिक क्या हो जाना चाहिए, ओपन हो जाना चाहिए। यदि यह सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑटोमेटिक ओपन नहीं होगी तो इसका कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रोलाइट टाइप का यह जल जाएगा और मोटर धीरे धीरे करके धुआं देने लगेगी। इसका रोटेशन डायरेक्शन यदि चेंज करना है दोस्तों, हमें डायरेक्शन आप रोटेशन चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा, तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर की रोटेटिंग डायरेक्शन को चेंज करना हो तो स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग के कनेक्शन को हम क्या कर देते हैं, चेंज करके मोटर के रोटेशन के डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो जैसे स्प्लिट फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में देखा था वैसे ही यहाँ पर भी देखेंगे। रोटेशन डायरेक्शन को यदि चेंज कर दी तो स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग के कनेक्शन को हम यदि आपस में चेंज कर दें, या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का कनेक्शन चेंज कर दो, जो स्टार्टिंग सिरा है उसको एंडिंग सिरे से जोड़ दो और एंडिंग सिरे को स्टार्टिंग सिरे से जोड़ दो, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के कनेक्शन को चेंज करने पर यह मोटर की जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसे हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए हम इस टाइप से कर सकते हैं काम। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो थर्ड में है परमानेंट कैपेसिटर मोटर। परमानेंट कैपेसिटर मोटर, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम। थर्ड पॉइंट में है परमानेंट कैपेसिटर मोटर। परमानेंट कैपेसिटर थर्ड टाइप का मोटर है ये, और इस मोटर में परमानेंट कैपेसिटर मोटर में हम देखेंगे कि इसमें कैपेसिटर परमानेंट लगा हुआ, हम इसमें कैपेसिटर को निकालेंगे नहीं दोस्तों। परमानेंट कैपेसिटर लगा होगा और कैपेसिटर का हम यूज यहाँ पर करेंगे जो हमेशा अटैच होगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम सेंट्रीफ्यूगल जो स्विच है उसको निकाल देंगे, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच को निकाल देंगे। चलिए अब मेन बात करते हैं परमानेंट कैपेसिटर मोटर। तो ये परमानेंट कैपेसिटर जो मोटर होती है दोस्तों, ये ही है सीलिंग फैन। इसी का नाम सीलिंग फैन है। सीलिंग फैन में जिस मोटर का यूज करते हैं वो मोटर होती है परमानेंट कैपेसिटर मोटर। आइए दोस्तों इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन डायग्राम देखेंगे हम। बेसिक कंस्ट्रक्शन डायग्राम में परमानेंट कैपेसिटर मोटर में इसका यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ वो परमानेंट होगा। तो यहाँ पर ये जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग, देखो यहाँ से हम सप्लाई देंगे दोस्तों, एसी इनपुट सप्लाई,
ये सभी मोटरें एसी सप्लाई पर कार्य करेगी। ठीक है, जब आप यहाँ से एसी सप्लाई देंगे तो इस सर्किट में स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट फ्लो होगी जिसे स्टार्टिंग करंट कहेंगे, और यहाँ पर परमानेंटली एक कैपेसिटर अटैच होगा। ये कैपेसिटर 2 माइक्रोफेरेड से 20 माइक्रोफेरेड तक डिजाइन किया जाएगा। या तो आप ऑयल कैपेसिटर लगा सकते हैं इसमें, या फिर इसमें पेपर कैपेसिटर लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये मीडियम वैल्यू या ऑयल या इसको बोलते हैं पायरोमल इंसुलेटेड फॉइल पेपर कैपेसिटर भी आप यूज कर सकते हैं। तो या तो ऑयल कैपेसिटर होगा या पेपर कैपेसिटर। तो ये कभी कभी पूछ लेता है कि पेपर कैपेसिटर का पूरा नाम क्या है, तो ये होता है पायरोमल इंसुलेटेड फॉइल पेपर कैपेसिटर। अब दोस्तों इस सर्किट में यदि स्टार्टिंग वाइंडिंग है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट होगी, स्टार्टिंग करंट फ्लो होगी दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट फ्लो होगी ये कंटिन्यूसली होगी दोस्तों, ये सप्लाई से डिस्कनेक्ट नहीं होगी। जैसे इसके पहले कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर हमने देखा, और उस मोटर में यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता था, और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग जब मोटर स्टार्ट हो जाती थी तो इससे करंट फ्लो होती थी, और जब मोटर रन हो जाती है, रोटेट होना चालू हो जाती है, तो हम इसको यहाँ से एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इससे सप्लाई को कट ऑफ कर देते हैं हम। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर परमानेंट कैपेसिटर का जो यूज किया गया है दोस्तों, तो परमानेंट कैपेसिटर हमेशा इसके साथ अटैच रहेगा, और स्टार्टिंग वाइंडिंग हमेशा इसमें अटैच रहेगी दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये है रोटर, और रोटर इन दोनों वाइंडिंग के बीच में है, अर्थात कि स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों पैरेलल में है। स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट होगी, स्टार्टिंग करंट फ्लो। अब जब यहाँ से करंट फ्लो करेंगे तो ये जो आईएम करंट है ये मेन वाइंडिंग में फ्लो होगी, करंट आईएम करंट फ्लो होगी मेन वाइंडिंग में दोस्तों। तो ये खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करेगी, और इसी का इफेक्ट रोटर पर पड़ेगा, और रोटर क्या होगी यहाँ पर रोटेट होगी। तो रोटर का जो डायरेक्शन होगा ये हम उसको उसके टर्मिनल को चेंज करके फिर चेंज कर सकते हैं दोस्तों, यदि रोटर का डायरेक्शन में चेंज करना है तो। लेकिन कंस्ट्रक्शन आपको सेम मिलेगा यहाँ पर। स्टार्टिंग वाइंडिंग परमानेंटली कनेक्ट होगी, डिस्कनेक्ट होगी नहीं। कैपेसिटर परमानेंट कनेक्ट होगा, डिस्कनेक्ट होगा नहीं स्टूडेंट। यहाँ पर बेसिक यदि इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो जैसा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर थी वैसा ही इसका भी फंक्शन होगा दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम कि इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता दोस्तों। जैसे कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर थी उसमें हमने सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज किए थे, लेकिन यहाँ पर परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज नहीं किया जाएगा। इसमें कैपेसिटर स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों कंडीशन में कनेक्ट होता है, अर्थात कि इसमें जो कैपेसिटर है दोनों सिचुएशन में कनेक्ट होगा, इसे हम चेंज नहीं करेंगे। कैपेसिटर के जुड़े रहने से निम्न एडवांटेजेस होते हैं। अब वो निम्न एडवांटेजेस कौन कौन से दोस्तों? जब कैपेसिटर कनेक्ट होगा तो पावर फैक्टर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि हम कैपेसिटर का यूज सबसे ज्यादा इसलिए करते हैं कि पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट किया जा सके। तो यहाँ पर यदि हमें पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करना है तो हम कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो मोटर की यदि इफिशियंसी बढ़ाना है तो कैपेसिटर लगाएंगे, तो ये मोटर की इफिशियंसी भी बढ़ जाएगी दोस्तों, रिलायबल होगी। मोटर स्मूथ रूप से चलेगी, हमिंग की आवाज नहीं करेगी, क्योंकि मोटर में जब कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया जाता है तो मोटर की इफिशियंसी बढ़ने के कारण मोटर स्मूथली रन करती है दोस्तों। तो स्मूथ चलती है मोटर, बिना साउंड के, बिना आवाज के। नेक्स्ट पॉइंट है मोटर की ओवरलोड कैपेसिटी बढ़ जाती है, अर्थात मोटर में आप लोड यदि ज्यादा डालें तो कुछ लोड को ये गेन कर सकती है, अर्थात कुछ लोड लेने पर भी ये मोटर कांस्टेंट स्पीड में कंटिन्यूसली चल सकती है दोस्तों। यदि इसका फेजर डायग्राम हम देखते हैं तो फेजर डायग्राम आपको इस तरीके से देखने मिलेगा दोस्तों। ये इसका फेजर डायग्राम है, और फेजर डायग्राम में आपको ये देखने मिलेगा कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है और मेन रनिंग वाइंडिंग, इसमें फ्लो होने वाली करंट स्टार्टिंग करंट और रनिंग करंट आई एम। स्टार्टिंग करंट आई एस टी, रनिंग वाइंडिंग की करंट आई एम, और यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज V हो जाएगा और सप्लाई करंट I हो जाएगा दोस्तों। इन चारों के बीच में यदि हम फेजर डायग्राम अर्थात एंगल खींचते हैं
तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा स्टार्टिंग जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और करंट, वोल्टेज अप्लाई करेंगे और करंट के बीच का जो एंगल होगा दोस्तों, ये हो जाएगा फाई एंगल, जिसे पावर फैक्टर एंगल कहते हैं, जिसे पावर फैक्टर एंगल कहते हैं दोस्तों। तो पावर फैक्टर एंगल क्या हो जाएगा, फाई, इसे ही हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात आती है कि ये जो स्टार्टिंग करंट है, स्टार्टिंग करंट और रनिंग करंट, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। तो स्टार्टिंग करंट और रनिंग करंट के बीच का जो एंगल होगा दोस्तों, ये एंगल 30 to 50% होगा, अर्थात कि 30 to 50 का एंगल यहाँ पर प्राप्त होगा। अल्फा का मान यहाँ पर आपको 30 भी मिल सकता है और 50 भी मिल सकता है। तो 30 और 50 के बीच में, 30 और 50 के बीच में आपको अल्फा एंगल यहाँ पर प्राप्त होगा दोस्तों। हो सकता है 30 भी मिले, हो सकता है 40 मिले, हो सकता है 50 मिले। तो यहाँ पर 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री के बीच में आपको अल्फा एंगल प्राप्त होगा। यदि यहाँ पर दोस्तों हम स्टार्टिंग टार्क देखें तो स्टार्टिंग टार्क इज प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा होता है। तो स्टार्टिंग टार्क हमें जो प्राप्त होगी ये प्रोपोर्शनल में किसके होगी, साइन 50 के होगी, क्योंकि यहाँ पर अल्फा एंगल का मान 30, 40 और 50 है दोस्तों। तो स्टार्टिंग जो करंट है और स्टार्टिंग टार्क, तो स्टार्टिंग टार्क हमेशा आपको, यदि इसी को बढ़ाएंगे स्टार्टिंग टार्क को, तो यहाँ पर साइन अल्फा एंगल का मान भी बढ़ जाएगा दोस्तों। यदि हमें साइन अल्फा एंगल का मान घटाएंगे तो स्टार्टिंग टार्क भी घट जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस मोटर को समझ सकते हैं, इसका फेजर डायग्राम इस टाइप से हमें प्राप्त होता है दोस्तों। तो हमेशा याद रखिएगा, फेजर डायग्राम यदि पूछे तो फेजर डायग्राम किस किस के बीच में खींचा जाएगा, फेजर डायग्राम हमेशा स्टार्टिंग करंट और रनिंग करंट, स्टार्टिंग वाइंडिंग की करंट और रनिंग वाइंडिंग की करंट, और सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट, इन चारों के बीच में दोस्तों हम यहाँ पर फेजर डायग्राम खींचते हैं। तो ये जो फेजर डायग्राम हमें प्राप्त होता है ये चारों के बीच में प्राप्त होता है दोस्तों। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, कभी कभी एग्जाम में एंगल पूछ लेता है कि परमानेंट कैपेसिटर जो मोटर है इसमें अल्फा का मान कितना होता है। तो इसमें अल्फा का मान 30 to 50 डिग्री का एंगल होता है, ये याद रखिएगा दोस्तों। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर में पूछ लेगा कितने का एंगल होता है। ठीक है दोस्तों। फिर आपको स्प्लिट जो है, स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर, उसके बारे में पूछ लेगा उसमें कितने का एंगल था। तो दोस्तों यहाँ पर सबके जो एंगल है वो अलग अलग मिलेगा। जैसे कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन जो मोटर थी दोस्तों, उसमें अल्फा का मान कितना मिला था, 90 डिग्री मिला था दोस्तों, अल्फा का मान 90 डिग्री मिला था। वैसे ही स्प्लिट जो फेस है, अर्थात कि स्प्लिट फेस सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, इसमें अल्फा एंगल का मान कितना होता है दोस्तों, इसमें अल्फा एंगल का मान होता है 30 डिग्री। अल्फा एंगल का मान कितना होता है, 30 डिग्री। तो ये तो हो गया स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर सिंगल फेस। सेकेंड हो गया आपका कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, तो इसका एंगल होता है 90 डिग्री। थर्ड है परमानेंट कैपेसिटर मोटर, इसका एंगल मिलेगा 30 to 50 डिग्री दोस्तों। तो इस तरीके से तीनों एंगल को हम यहाँ पर हमें याद रखना पड़ेगा और तीनों मोटरें पूछी जाती है। तो परमानेंट कैपेसिटर मोटर जो होती है दोस्तों, ये मोटर हमारे घरों में, आपके घरों में सीलिंग फैन जो यूज करते हैं ये वही मोटर होती है। इस सबसे ज्यादा इसका यूज सीलिंग फैन, ब्लोअर्स, इसमें यूज किया जाता है। चलिए देखेंगे इसमें इसका यूज सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है। तो सबसे ज्यादा इसका इसका फीचर्स क्या क्या होते हैं ये देखेंगे दोस्तों। स्टार्टिंग टार्क इसका मीडियम मिलेगा, क्यों, क्योंकि कैपेसिटर यहाँ पर कनेक्ट है। सेकेंड, मोटर की इफिशियंसी भी मीडियम मिलेगी आपको दोस्तों। स्टार्टिंग एंड मेन वाइंडिंग विथ करेंट आई अप्रोक्सीमेट 50 पर जो है 50 डिग्री फेज डिफरेंस मिलेगा। अर्थात दोस्तों सरल शब्दों में समझे तो स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन रनिंग वाइंडिंग
इन दोनों की करंट के बीच का जो फेस अंतर होगा वो फेस अंतर 50 डिग्री का होगा, 50 डिग्री का फेस डिफरेंस होगा दोस्तों, स्टार्टिंग वाइंडिंग का और रनिंग वाइंडिंग के बीच का फेस डिफरेंस दोस्तों। तो ये मिलेगा आपको 50 डिग्री का दोस्तों। इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर इसके जो रोटेशन का जो डायरेक्शन चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं दोस्तों, स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग के रोटर का डायरेक्शन यदि हमें चेंज करना है, रोटेशन का डायरेक्शन मतलब घूमने की दिशा परिवर्तित करना हो, तो हम स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग इन दोनों में से किसी एक का कनेक्शन क्या कर देंगे, आपस में चेंज कर देंगे दोस्तों। और चेंज करके हम यहाँ पर परमानेंट कैपेसिटर मोटर की स्पीड को हम उसके रोटेशन के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। इसके एडवांटेज दोस्तों देखेंगे हम, तो एडवांटेजेस यहाँ पर देखने मिलेंगे। एडवांटेज इसका है सीलिंग फैन में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, इसका यूज सीलिंग फैन में यूज करते हैं दोस्तों, ब्लोअर्स में, रूम कूलर में, और एग्जॉस्ट फैन में और टेबल फैन में। तो बेसिकली परमानेंट कैपेसिटर जो मोटर होती है, सिंगल फेस इंडक्शन परमानेंट कैपेसिटर मोटर, इसका यूज सबसे ज्यादा दोस्तों सीलिंग फैन, ब्लोअर्स, रूम कूलर्स, एग्जॉस्ट फैन, टेबल फैन इन सभी में किया जाता है। यह मोटर रिलायबल नहीं होती, इसमें मीडियम वैल्यू का कैपेसिटर लगाने के कारण यहाँ पर आई स्क्वायर आर लॉस होता है, क्योंकि हम यहाँ पर मीडियम रेंज का कैपेसिटर लगाते हैं जिसकी वजह से आई स्क्वायर आर लॉस उत्पन्न होता है। इसी वजह से दोस्तों ये जो मोटर है रिलायबल नहीं होती, परंतु हम इसका यूज करते ही हैं। सीलिंग फैन